तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा 130 करोड़ देशवासियों को। तो लोग सबसे पहले सवाल आपसे पूछेंगे कि इज़ आम आदमी पार्टी गोइंग नेशनल? अरविंद केजरीवाल जी अब अपने आप को नेशनल रोल में देखना चाह रहे हैं? अगर मैं ये कह देता कि हिंद जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, तो आप मुझे दुनिया का राष्ट्रपति के लिए विचार है। पर आप पॉलिटिकली देखा जाए तो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। आपने अयोध्या में उत्तर प्रदेश का बिगुल बजाया, आपने उत्तराखंड में अपना चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नियुक्त किया है, गोवा में बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, बीजेपी कांग्रेस थे, फिर आप आई, अब तृणमूल कांग्रेस आ गई है। तो मैं पॉलिटिकल स्फीयर में पहले चलिए गोवा चलते हैं, जहां आप एस्पिरेंट हैं अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए। तो गोवा के बारे में आपका क्या विचार है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो एक वक्त एक जॉइंट ऑपोजिशन में देखा जाता था, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हैं गोवा में? गोवा में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। पिछली बार गोवा के लोगों ने कांग्रेस को 17 सीट दी, बीजेपी को शायद 12 या 13 दी। कांग्रेस के 17 में से 12 एमएलए उठ के बीजेपी में चले गए और उन्होंने सरकार बना ली। तो अब लोग ये कह रहे हैं ये चल क्या रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब तो जिसको मर्जी वोट दे दो, जीतने के बाद फिर वो सारे कांग्रेसी जाके उसमें बीजेपी में बैठ जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो काम हुआ, अब तो लगभग 7 साल हो गए हम लोगों को, ऑलमोस्ट 6.5 साल। दिल्ली के अंदर जो काम हुआ उसको सब लोगों ने देखा। स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल, अभी अभी कल परसों नीट के रिजल्ट आए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ढेरों बच्चे, मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ढेरों बच्चे नीट में क्वालिफाई हुए हैं। एक बच्चे के 750 में से 720 नंबर आए हैं। अनइमेजिनेबल। 2-3 साल पहले तक कोई सोच सकता था इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आएंगे? अभी 12वीं के नतीजे आए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के, लगभग 100% ही हो गया। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। स्कूल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो गए, बिजली 24 घंटे आने लगी है, पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, सीवर पानी ठीक कर रहे हैं, अब इतने सारे काम हुए। इसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। तो जो दिल्ली मॉडल है वो देश के कोने कोने में लोग चाहते हैं कि वहाँ भी पहुँचे। जहाँ लोग चाहेंगे वहीं हम जाएंगे, क्यों ना जाएं? 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें थी, इन्होंने क्या किया? मुझे एक पार्टी बता दो, एक पार्टी जो चुनाव में जाके कहती है मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल ठीक कर दूंगा। कोई कहती है एक पार्टी? 70 साल में किसी पार्टी ने चुनाव में जाके कहा कि हमें वोट दो, हम आपके स्कूल ठीक कर देंगे? हम कहते हैं, हमारे में हिम्मत है। कोई पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे अस्पताल ठीक कर देंगे? हम कहते हैं, हमने करके दिखाया। तो इस देश का आदमी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी यही चाहता है, और वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। मैं एक अहम मुद्दे पर आती हूँ कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आपने कहा हवा छोड़ दिया आपने। हवा मार रही है दिल्ली में सबको। हवा इसीलिए आप मेरा ट्विटर अब उठा के देखो, मैंने 15 सितंबर से ट्वीट करना चालू किया था। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं। दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज़ इन गुड कैटेगरी, ठीक ठाक रहता है पूरा साल। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है।
आज ये 300-400 के ऊपर आज चल रहा है। अभी अभी मैंने आज की डेटा देखा है। ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात की। पंजाब के किसान कहते हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धुआं फिर भी कम हो जाता है। आप हमारी सोचो कि जब मैं, वो किसान अपने खेत में आग लगाता है, कहता है ये धुआं तो सीधे मेरे लंग्स के अंदर जाता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं। हम भी नहीं लगाना चाहते, कोई किसान धुआं नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसान अपने गांव। उनको समाधान कौन देगा? समाधान तो सरकारें देगी। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। और इतना सस्ता है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? बातचीत चलती है, मैं कोशिश करता हूँ, पॉलिटिकल विल की कमी है। जवाब नहीं आता। उनसे पूछिए। पर मैंने बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की। सेंटर को भी हमने कहा भाई ये अब तो पहले तो हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते थे और कहते थे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। अब तो ये पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन बना दिया। इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। और दूसरी चीज, पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है। ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर जहां पे ये सब बन रहा है, कोयला बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे। रेडी मार्केट है। पराली से बिजली बनती है, वहां पे बिजली दे दो उनको। पराली से गत्ता बनता है, मार्केट उसकी रेडीमेड है। पराली से गैस सीएनजी बनती है। करनाल में एक प्लांट लगा हुआ है सीएनजी का, पराली से सीएनजी क्यों नहीं हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये फैक्ट्रियां खोल देते हैं? तो ये जो पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, इससे हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगे और देश जीडीपी बढ़ेगी देश की। आपके कहने का मतलब कि बीजेपी स्टेट्स, हरियाणा, पॉलिटिकल विल की कमी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों में पॉलिटिकल विल की कमी है। अब यमुना में आज छठ है, लोग 3 दिन से, आप भी देख रहे होंगे अगर आपने टेलीविजन देखा होगा, हर चैनल पे यमुना का जो पानी है उसमें फोम नजर आ रही है, लोग डुबकी ले रहे हैं। हैजार्डस, पॉइजनस, अमोनिया वाला पानी है। अब वो किसकी गलती है? नविका जी, यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। 70 साल की प्रॉब्लम है, मानते हैं, लेकिन हम ये अनाउंसमेंट, हम जनता, मीडिया हैं लेकिन हम भी जनता का पार्ट हैं। हम ये जब सुनते हैं अनाउंसमेंट तो अच्छा लगता है और हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ये भी लगता है कि कितने और 5 साल लगेंगे हवा, पानी जैसे बेसिक इश्यूज साफ होने में और लोगों को मिलने में। पिछले 5 साल में कई काम किए हैं, कई सेक्टर्स को सुधारा है। जब हमारी सरकार बनी तो सरकारी स्कूलों का इतना बुरा खंडहर थे, सरकारी स्कूल पूरे टूटी हुई थी दीवारें, कोई अपने बच्चे को स्कूल में भेजना नहीं चाहता था, भी नहीं भेजना चाहता था। आज 5 साल के बाद, इस साल का मैं डेटा दे रहा हूँ, इस साल दिल्ली में 2.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया है। बड़ी बात। तो शिक्षा को ठीक किया, अस्पतालों को ठीक किया, बिजली 24, मेरे को याद है 2014 की जुलाई की गर्मियां थी, 7-7 घंटे के पावर कट लग रहे थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर की और इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं। बिजली ठीक की, पानी काफ़ी ठीक किया, अभी काफ़ी ठीक करना बाकी है। कई सेक्टर्स ठीक किए।
इस बार यमुना और पानी और सीवर ये हमारी काफ़ी हाई प्रायोरिटी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस 5 साल में हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, जब जब चुनाव की बात होती है तो हम गोवा से निकलते हैं और चलते हैं पंजाब की तरफ। अब पंजाब का नज़ारा आपके सामने है। कांग्रेस में जो चल रहा है कुछ दिनों में, आप थोड़ा उस पर चुप रहे हैं, पर कभी अमरिंदर आउट, चन्नी इन, कभी नवजोत सिंह सिद्धू आउट, सिद्धू इन। ये जो पॉलिटिक्स है, ये क्या आम आदमी पार्टी को जगह दे रही है? आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, पर ये एक अपॉर्चुनिटी खोलती है आम आदमी पार्टी के लिए कि अब वो सरकार बनाने का दावा कर सके। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो किया है ना, खासकर पिछले 1 साल के अंदर, उन्होंने पंजाब के लोगों का अपमान किया है, इंसल्ट किया है। ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। और पंजाब के लोगों की इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, आप लोगों से बात कीजिए, यूथ इतना परेशान है, उसके पास जॉब्स नहीं है, बिजली इतने इतने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, बिजली इतनी महंगी है, स्कूल ख़राब हैं, अस्पताल ख़राब हैं, खेती का बुरा हाल है। मैंने कई सारे अभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ टाउन हॉल मीटिंग की थी, वहाँ पे व्यापारियों के साथ टाउन हॉल में। इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब से बाहर जा रही है, दूसरे स्टेट्स में जा रही है। उसकी कौन सोचेगा? इनका आपस में लड़ाई झगड़े ही पूरे नहीं हो रहे। केवल आम आदमी पार्टी एक स्टेबल और अच्छी सरकार दे सकती है, जैसे दिल्ली में दी थी। मैं पंजाब के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया आम आदमी पार्टी को, और उसके बाद परमानेंटली बीजेपी और कांग्रेस खत्म हो गए। एक मौका पंजाब के लोग दे दें, उसके बाद उनको दूसरी पार्टियां कभी याद नहीं आएंगी। तो आप फिनिशिंग लाइन के कितने करीब समझते हैं आपकी पार्टी है? जनता तय करेगी, जनता जनार्दन है। चुनाव अब फरवरी में है, पता चल जाएगा। पर आप, यू आर समबडी जो नंबर्स देखता है, सर्वेस कराते हैं आप। आपने सबसे बड़ा सर्वे चुनाव है, और सबसे बड़ा ये नहीं, पर तैयारी तैयारी चल रही है। कोई स्टूडेंट भी जब एग्जाम के लिए जाता है तो उसको पता होता है कि उसकी तैयारी कितनी है। तैयारी अच्छी चल रही है। देखिए, चुनाव मौजूदा हालात के ऊपर और उम्मीद के ऊपर लड़ा जाता है। आज पंजाब के अंदर मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं। अकाली दल से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कांग्रेस के लड़ाई झगड़े ही पूरे नहीं हो रहे, और कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि चुनाव के बाद लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने वैसे ही लड़ना है जैसे अभी लड़ रहे हैं। तो उम्मीद तो आम आदमी पार्टी से ही है। और लोग वहाँ कहते हैं, पंजाब के और दिल्ली के अंदर आना जाना लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो लोग दिल्ली आते हैं, लोगों से पूछते हैं, कहते हैं यार यहाँ तो बिजली भी मुफ्त हो गई, बिजली भी अच्छी आ रही है, यहाँ तो स्कूल भी बड़े अच्छे हो गए, यहाँ तो अस्पताल भी अच्छे हो गए। तो फिर लोग कहते हैं यार एक बार इनको लाना चाहिए। आपके जवाब से दो सवाल निकलते हैं। पहला, कि अगर आप इतने होपफुल हैं कि आपकी वहाँ एज एन ऑप्शन लोग वहाँ आपको प्रेफर करेंगे, तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या आप अभी तक अनाउंस नहीं कर रहे मुख्यमंत्री, इसका कोई राज है? सही समय आने पे बताएंगे। कोई तो होगा आपके दिमाग में। सही समय आने पे बताएंगे। और सही समय कब होता है? चुनाव के पहले के चुनाव के बाद? नेचुरली चुनाव के पहले ही बताएंगे। लोगों का ये भी कहना, और अटकलें लग रही हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, मैं थोड़ा पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे डिपस्टिक करती रहती हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि अगर पंजाब जीतने की सिचुएशन में आम आदमी पार्टी होगी तो शायद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, मैं दिल्ली में रहूंगा। मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली वालों का बेटा हूँ, दिल्ली वालों का भाई हूँ। दिल्ली में रहूंगा। दिल्ली के लोगों ने, मैं एक छोटा सा आदमी था, मेरी औकात क्या थी? 1 साल नई नई पार्टी बनाई 2012 में, और 1 साल के अंदर दिल्ली वालों ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो जो प्यार और मोहब्बत और विश्वास मुझे दिल्ली के लोगों से मिला है, वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप पंजाब की तरफ नहीं जाएंगे तो मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट में देरी क्यों? परख रहे हैं लोगों को, या सही समय आने पे बताएंगे? ये इतने गार्डेड? आप तो, यू आर नॉट अ क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन। नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मेरे को राजनीति करनी भी नहीं आती है, पर बताएंगे, आपको बताएंगे। अभी
समय नहीं तो नहीं है। अभी अभी क्या गाड़ी वहां तक पहुंची नहीं है अभी कि समय नहीं है। कैंडिडेट ज्यादा है जो फ्रे में है? नहीं, अभी समय नहीं है, समय आने पे बताएंगे। आप तो बहुत बहुत पक्के पॉलिटिशियन हो गए हैं कि जवाब जो नहीं देना वो नहीं देना। चलिए दूसरी बात पूछती हूँ। और ये बात कई बार आप पे आरोप लगे हैं कि आपका जो मॉडल है चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स नंबर्स। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, नंबर्स आपको पता है, टैक्स कलेक्शन कैसे होती है, टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए होती है। क्या ये फ्री के जो पॉपुलिस्ट बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बेसिक बात, इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एमएलएज को बिजली फ्री मिलती है। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते, और जब जनता को, इनको 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं, तो इनको सबको तकलीफ होती है। क्यों? अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं, तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इन सारे मंत्रियों को और एमएलएज और एमपीज का सारा इलाज का खर्चा फ्री है। कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है। तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? जो जो चीज़ें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। नंबर एक। फ्री नंबर पेट्रोल दो, भी दिलवा दीजिए। हाँ, फ्री पेट्रोल भी दिलवा दीजिए। सबको चाहिए, करेंगे धीरे-धीरे। एमएलएज को भी करें। मिलती है। दूसरी चीज़, अगर मैं, एक समय था जब मैंने सुना था कि राजनीति के अंदर एक समय था जब फ्री बांटते थे, और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था? सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे। दैट इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स। अगर मैं, आपके पास जो पैसा है उस पैसे से, उसमें आपके टैक्स नहीं बढ़ा रहा, टैक्स उतना ही है, मैं घाटे में नहीं। आज दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। सीएजी की रिपोर्ट है 2019 की, उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी। हमारी सरकार बनने से तब से लेके आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फायदे में चल रही है। मैं सरकार फायदे में चला रहा हूँ, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन खत्म करके पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? तो दिस इज गुड इकोनॉमिक्स। और तीसरी चीज, पर ये मिरेकल होता कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ये फ्री दवाइयों वाला कैसे सिलसिला चालू हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने एक फ्लाईओवर बनवाया, उस फ्लाईओवर की 325 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो शायद 200-250 करोड़ रुपए में बन गया, तो 125 करोड़ रुपए उसमें बच गए। कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पता चला कि ये 125-150 करोड़ रुपए बच गए। सो मैंने उनसे पूछा, हेल्थ मिनिस्टर से, मैंने कहा मान लो हम दिल्ली के लोगों की सारी दवाइयाँ फ्री करना चाहें, हम ये डिस्कस कर रहे थे इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा अगर हम सबका इलाज फ्री करना चाहें तो कितना खर्चा आएगा? सो आफ्टर 2-3 डेज दे गॉट बैक टू मी, दे सेड 300-350 करोड़। सो मैंने कहा ठीक है, इतना तो हम फ्लाईओवर बनाने में ही बचा लेंगे, इतना का पैसा। तो अगर मैंने फ्लाईओवर बचा के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है? मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के, उन्होंने अपने लिए एक जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने लिए अपने जहाज नहीं खरीदा, मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का डीटीसी बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया। बताओ क्या बुराई है? So you think populism is a... So good politics and good economics, ये कर रहे हैं हम लोग। तो आपके पास ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे
आप फ्री में भी देते हैं, फिर भी आपकी सरकार जो है वो घाटे में नहीं, फायदे में है। ईमानदारी, सही नीयत, बस और कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा है, लेकिन मेरा 5-7 साल का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार ले आइए, पैसा बहुत है सरकारों के पास, बहुत है। तो पेट्रोल पे जो वैट है वो कम कर दीजिए। करेंगे, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, सारी कैलकुलेशन। बड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, आपको तो 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेना चाहिए। आप रेवेन्यू सर्विस, हम जो भी करते हैं ठोस करते हैं, तो जो भी करेंगे, जब भी करेंगे ठोस करेंगे। तो 10-20 हम रुपए कोई कम हो जाएंगे। गंदी पॉलिटिक्स नहीं करते कि 50 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर दिया, ये काम हम लोग नहीं करते हैं। तो पेट्रोल के दाम में कब तक डिसीजन होने की संभावना है? जब भी लेंगे आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आप पीएचडी कर चुके हैं आप नहीं, पॉलिटिक्स में, अब आप जवाब ऐसे सधे हुए देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जब भी करेंगे बताएंगे। अभी सारा एग्जामिन कर रहे हैं हम लोग, मनीष जी भी लगे हुए उस पर, वी विल टेल यू। I also want to ask you कि जब तृणमूल कांग्रेस गोवा जाती है या ममता बनर्जी दिल्ली आकर नेशनल ऑपोजिशन पार्टी से मिलती हैं, लोग 2024 की बात करना शुरू कर देते हैं। नेशनल एम्बिशंस में ऑलरेडी कुछ पार्टीज का इंटरेस्ट दिखना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल का नेशनल पॉलिटिक्स और आम आदमी पार्टी को नेशनल लेवल पे ले जाने का क्या रोड मैप है टिल 2024? मेरा मकसद केवल इस देश के विकास से है। जो मॉडल हमने दिल्ली में, जब हम एनजीओ चलाते थे, झुग्गियों में, दिल्ली की झुग्गियों में हम लोग काम किया करते थे, हम देखते थे सरकारी स्कूल बहुत ख़राब हैं, हम देखते थे राशन की खूब चोरी होती है, हम देखते थे जीटीबी हॉस्पिटल हमारे बगल में होता था, जीटीबी हॉस्पिटल बहुत ख़राब है। तो हम सोचते थे यार 70 साल हो गए, सारी सरकारें आई, अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स होता होगा इसको ठीक करना, बड़ा मुश्किल होता नहीं होगा ये, नहीं तो बेचारे कर ही देते ये लोग। फिर अब जब हम आए, हमने 5 साल के अंदर ये ठीक कर दिया, तो पता चला नहीं हो तो सकता है, इनकी नीयत ही ख़राब थी। तो अब ये जो किया है ये सबको, पूरे देश में हो सकता है, पूरे देश में करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को करना चाहिए, बीजेपी वाले सीख लें हमसे, हम सिखा देंगे, कांग्रेस वाले सीख लें हमसे, हम सिखा देंगे, करें, कर्नाटका में भी करें, तमिलनाडु में भी करें, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहाँ सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, हम नेपोलियन नहीं है कि आज ये स्टेट जीतेंगे, फिर वो स्टेट जीतेंगे, फिर वो स्टेट जीतेंगे। ये लोग कर लें, और अगर इन लोगों ने कर लिया तो हमें वोट ही नहीं मिलेंगे। फिर अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा, हमें कौन वोट देगा? कहेंगे नहीं हमारी सरकार ज़्यादा अच्छी है। विकास करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं, अच्छा देश बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा बीजेपी आपसे सीख रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सीख ले, अगर वो उनको नहीं आता, स्कूल ठीक करना नहीं आता, हम सिखा देंगे। अगर अस्पताल ठीक करना नहीं आता, हम सिखा देंगे। अगर उनको, पर करें ना, करें तो सही। ये आसान है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए, कुछ लोग कहेंगे कि आसान है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए कहना, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी है तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ शोर मचाना है कि नहीं है, मर गए, अरेंज कोई और करेगा। पानी गंदा है तो हाय नहीं है कोई करेगा। अब आपने दिया है गारंटी कि आप 5 सालों में कर देंगे, चलिए वो बात हटाते हैं। लेकिन मैं ऑक्सीजन वाले पे बता देता हूँ। ऑक्सीजन की कमी आर्टिफिशियल कमी थी। ऑक्सीजन वॉज अ क्लासिक केस ऑफ रॉयल मिसमैनेजमेंट। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन बनती थी, क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा टेक ओवर कर लिया कि अब हम ऑक्सीजन बांटेंगे। सो जितने ऑक्सीजन प्लांट्स थे वो सारे टेक ओवर कर लिए।
जितने ऑक्सीजन के टैंकर्स थे वो सारे टेक ओवर करके ट्रांसपोर्टेशन भी अब हम एलोके, तो फिर सरकार ने एलोकेशन करना चालू किया कि फलाने प्लांट से बनने वाली इतनी ऑक्सीजन ये स्टेट लेगा, इतनी ऑक्सीजन ये स्टेट लेगा, इतनी ऑक्सीजन ये स्टेट लेगा। उत्तर प्रदेश में बनने वाली ऑक्सीजन तो उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश को बनने वाली ऑक्सीजन उड़ीसा को दे दी, उड़ीसा को बनने वाली ऑक्सीजन राजस्थान को दे दी, हरियाणा को बनने वाली ऑक्सीजन तमिलनाडु को दे दी। तो वो सारे ट्रक पूरे दिन चक्कर काटते थे पूरे देश के। ये तो सिंपल सी ये थी यार, उत्तर प्रदेश की ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को दे दो, एक्स्ट्रा है वो दूसरे को दे दो, राजस्थान की ऑक्सीजन राजस्थान को दे दो। नंबर एक। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, इट वॉज अ क्लासिक केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। एक चीज़। दूसरी चीज़, दिल्ली अपनी ऑक्सीजन नहीं बनाती। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी, आपको भी पता है। सारे अस्पताल चिल्ला रहे थे, डॉक्टर्स चिल्ला रहे थे, पेशेंट्स चिल्ला रहे थे। मेरे लिए बड़ा इमोशनल ट्रॉमा था, पूरी पूरी रात जागता था मैं एक एक आदमी को कहीं से ऑक्सीजन जुगाड़ के देने के लिए। सारा जितने फ़ोन बजते थे मैं खुद उठाता था, सारे फ़ोन उठाता था। हमने 3 से 4 दिन के अंदर ऑक्सीजन मैनेज कर ली। कैसे? चिल्ला चिल्ला के ऑक्सीजन नहीं दे रहे, ऑक्सीजन नहीं दे रहे, ऑक्सीजन नहीं दे रहे। देनी पड़ी उनको। अगर मैं चुप बैठ जाता तो ऑक्सीजन थोड़ी देते। फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही बेचारों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन दो इनको। चिल्लाना तो पड़ता है, चिल्लाए बिना तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती। Is there another way of handling crisis like this? Can center and states work together? क्या वो साथ काम कर सकते हैं? प्लीज करवा दीजिए। जैसे अभी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहते हैं हम। राशन जो बंटता है, 72 लाख लोगों को दिल्ली में राशन मिलता है। हम कह रहे हैं कि आप राशन की दुकान पे जाते हो, कुछ राशन वाले चोरी करते हैं, कुछ राशन वाले गड़बड़ करते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। क्या ज़रूरत है? हम कह रहे हैं आपको नीट एंड क्लीन बैग में पैक करके आटा आपके घर भेज देंगे। अच्छी चीज़ है कि नहीं है? सेंटर कहती है हम नहीं करने देंगे। आप करवा दो प्लीज़ सेंटर को, और हमको बिठा दो साथ में। जो वो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। खाली कागज पे मेरी ये स्कीम पास करा दो आप, आपका बड़ा भला होगा। दिल्ली के 72 लाख। फिर तो मैं नया चैनल टाइम्स नाउ नवभारत खोलने की जगह शायद पॉलिटिकल पार्टी खोल रही होती या राशन की दुकान। आप चला सकते हो टाइम्स नाउ इम्पैक्ट। अरविंद केजरीवाल जी, आपने 2024 के बारे में कुछ नहीं कहा, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और आपने राम मंदिर और अयोध्या से शुरू किए अपनी यात्रा, चुनावी यात्रा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का क्या विचार है? कितनी सीटें लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे? किसी के साथ अलायंस करेंगे? सभी सीटों पे लड़ रहे हैं हम लोग, और 402 सभी सीटों के ऊपर। एंड व्हाट इज योर प्रोजेक्शन? जनता तय करेगी क्या होगा, जनता ही डिसाइड करेगी। अब की बार आपका पॉलिटिकल एडवाइजर कौन रहेगा? पॉलिटिकल एडवाइजर पहले कौन था? वो सर्वे प्रशांत किशोर जी ने आपका पूरा इलेक्शन कैंपेन में किया था, तो अब कैंपेन कौन करेगा? ऐसा नहीं है, सारी टीम है, सब लोग हैं, मिलके करते हैं, तो अलग अलग लोग जुड़ते जाते हैं। नो प्रशांत किशोर दिस टाइम? अभी तो वो दूसरी पार्टियों के साथ लगे हुए हैं। ये विडंबना है पॉलिटिकल प्रोसेस की कि जो पार्टी आपके लिए कैंपेन मैनेज कर, आई मीन जो कंपनी या जो इंडिविजुअल आपके लिए कैंपेन मैनेजमेंट कर रहा था बंगाल में ममता जी के लिए, वही आज आपके सामने गोवा में है। डजंट मैटर? क्या फर्क पड़ता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। Arvind Kejriwal, where do you think, because this is also India at 75 and the road forward for the next 25, आप दिल्ली को अगले 25 साल में कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं, और वो बन सकता है। मेरा 5-7 साल का एक्सपीरियंस, ये बताता है कि दिल्ली में भी बहुत पोटेंशियल है, देश में भी बहुत पोटेंशियल है, और दिल्ली बहुत सुंदर बन सकती है, दिल्ली अच्छी बन सकती है, लोगों के एक सिंपैथेटिक और सेंसिटिव सिटी भी बन सकती है। नॉर्मली अक्सर देखा गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो जाती हैं वो दे आर वेरी हार्श ऑन देयर सिटीजन्स समटाइम्स, स्पेशली द पुअरर क्लास।
लेकिन दोनों चीज़ें साथ साथ की जा सकती हैं। बहुत सुंदर सिटी बनाई जा सकती है, लोगों के लिए अच्छा शहर बनाया जा सकता है, और एक सेंसिटिव शहर बनाया जा सकता है। तो ये जो जैसे अभी कई सारी चीज़ें कर रहे हैं हम। दिल्ली की सड़कें रीजनेबली चौड़ी हैं, लेकिन दे आर नॉट वेल डिज़ाइंड, बहुत गंदगी भी है। तो अभी फर्स्ट फेज़ में हमने 500 किलोमीटर की सड़कें अभी उस पर काम चल रहा है। हमने कहा है कि हम इनको बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बनाएंगे। साफ़ सफाई, स्ट्रीट फर्नीचर, उसकी मेंटेनेंस, डे टू डे मेंटेनेंस, एवरीथिंग विल बी ऑफ एग्जैक्टली यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। ये एक शुरुआत है। अगर इसमें जैसे पिछले 1 साल से मैं लगा हूँ, पहले पायलट, मैंने कहा पहले मेरे को पायलट करके दिखाओ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर करके दिखाओ, वो पसंद आएगा तब आगे बढ़ेंगे। तो 3 बार मैं पायलट रिजेक्ट कर चुका हूँ बिकॉज मुझे पसंद नहीं आए। दे हैव टू बी वेरी गुड, दे हैव टू बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब फरवरी में अगला पायलट आएगा। अगर ये हो जाता है तो दिल्ली की सारी सड़कें खूबसूरत बनाएंगे हम। दिल्ली का गार्बेज मैनेजमेंट ठीक करना है, दिल्ली का पानी ठीक करना है, दिल्ली में यमुना ठीक करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। 25 साल अरविंद केजरीवाल लगे 25 से तो बहुत पहले हो जाएंगे। नहीं, पर अरविंद केजरीवाल 25 साल तक लगे रहेंगे। वो तो आप सबको तय करना है कब तक लगे रहेंगे, जिंदगी कब तक है। बिफोर आई लेट यू गो अरविंद केजरीवाल जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट की भी बात की। दिल्ली में आज एक ये भी प्रॉब्लम है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को लगभग 1 साल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी कहीं कहीं प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं। आप कह देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अलग है। मेरा अपना ये मानना है कि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। सेंटर इतनी जिद पे क्यों अड़ी है? सेंटर कह रही है कि हमने किसानों के भले के लिए बनाया है, किसान कह रहे हैं जी हमारा भला हम खुद कर लेंगे, ये मत बनाओ, ये हमारे भले में नहीं है, हमारे खिलाफ कानून है। मान जाए सरकार। जनतंत्र क्या है? जनतंत्र इज अ कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल, पीपल्स डिजायर। अगर इस देश के लोग कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है तो सरकार को मानना चाहिए। चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है टू रिस्पॉन्ड टू द पीपल। अब इतना बड़ा आंदोलन और इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं हुआ, मान लेना चाहिए सरकार को। What next for Arvind Kejriwal? Just leave and go home. लोग पहले आपको धरना केजरीवाल कहते थे। Are you out of that phase? Is Arvind Kejriwal now looking for solutions rather than creating problems? जिन मुद्दों में हमारा कंट्रोल है उसमें हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हम सॉल्यूशंस देते हैं। और जिन मुद्दों में हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर कल भी धरने की कभी ज़रूरत पड़ेगी जनता के लिए, देश के लिए, धरना भी करेंगे। जैसे आपने कहा, चिल्लाए बगैर मिलता नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Well, on that note, ladies and gentlemen, big round of applause for Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. Fearless and frank and absolutely on the ball, not avoiding, not ducking any questions, answering them with a straight bat. Thank you, Arvind Kejriwal ji. बहुत बहुत धन्यवाद Times Now Summit पर आने के लिए आपका।